हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन सीरीज में, और वो चैप्टर है स्टूडेंट फंक्शंस का। तो स्टूडेंट फंक्शन एक अपने आप में काफी ब्रीफ टॉपिक है, और जो फंक्शन हमारा चैप्टर है, अब हम ये स्टडी करते हैं कि किन किन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये कोर मैथमेटिक्स जिनके पास है क्लास 11th और 12th में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स जिनके पास है 11th और 12th में, उनके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम पूरा बेसिक से स्टडी करेंगे कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, कितने तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं। तो काफी एक डीप हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि फंक्शन हमारा होता क्या है। तो उसको स्टडी करने से पहले हम एक थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक रिवीजन करेंगे कि फंक्शन हमारे आ कहां से रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में सेट्स आया था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास में बेसिकली हमने जो नंबर्स की स्टार्टिंग की थी वो सेट से की थी, जहां पे हमारे जो सेट्स थे वो हमने स्टडी किया था। सेट्स क्या होते हैं हमारे? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं। ये हमने स्टडी किया था हमारा फंक्शन से पहले वाला जो चैप्टर था हमारा सेट्स एंड रिलेशन, वहां पर हमने स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि जैसे सपोज करिए मेरे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये मेरे पास में एक सेट हो गया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टार्स इन अ गैलेक्सी हो गए या फिर मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर हो गए, सब सेट्स के एग्जाम्पल है। फिर सेट्स के बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है 1, 2, 3 और दूसरा एक सेट बी है मेरे पास में 4, 5, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए इंटू बी। सो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। तो इसके अंदर 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, तो ये मेरे यहाँ पे ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। मेरे क्या आ गए स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर। भाई यहाँ पे ध्यान से देख लेना आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में ना हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होता है मेरा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। और अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद पहुंचता हूं रिलेशन पे। तो देखो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन मेरा क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका अगर मैं सबसेट कोई लूंगा तो वो मेरा हो जाएगा रिलेशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2, 4 की प्लस 3, 5 की, तो 2, 4 और 3, 5 मेरे ए क्रॉस बी के पार्ट हैं, इसलिए मेरा जो 2, 4, 3, 5 ये मेरा रिलेशन हो गया, और ये एक्चुअली में एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो यहां से मेरा रिलेशन आ गया, और फाइनली रिलेशन के बाद मेरा आ जाता है फंक्शन, जो कि फंक्शन मेरा क्या होता है? फंक्शन इट इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है मेरा? टाइप ऑफ अ रिलेशन होता है, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि फंक्शन क्या होता है मेरा। तो आप ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट, की फंक्शन का आ कहां से रहा है? फंक्शन डिराइव कहां से हो रहा है? तो बेटा देखो, फंक्शन जो है वो सेट से निकल के आ रहा है। पहले हमारे पास सेट आए, सेट से निकल के कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में रिलेशन आया, और रिलेशन के बाद में मेरा फंक्शन आ गया, जो मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा। तो फंक्शन अगर आपको स्टडी करना है, फंक्शन अगर आपको समझना है, तो फंक्शन के लिए आपको सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन मालूम होना चाहिए। और ये तीनों अगर आपको पता है तो फिर आप फंक्शंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली आप उसे कर सकते हैं। इस तरह से इस पर्टिकुलर वे में हमारे फंक्शंस आते हैं सेट से स्टार्ट करके। और अभी हम फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही मैंने दिया है आपको कि फंक्शन एक्चुअली हमारे आते कहां से हैं। अब हम इसके बाद से फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है। लेट्स मूव अहेड इन आवर चैप्टर ऑफ फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन
where all the elements of A has only one image in set B। तो इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन का, कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, और सेट A का कोई भी एलिमेंट उसकी केवल एक ही इमेज है मेरे पास सेट B के अंदर, तो वो मेरा फंक्शन कहलाएगा। मतलब x मेरा एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट A को, और y मेरा एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट B को। और क्या कह रहा है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक y, मतलब हमारे पास हर x के लिए एक यूनिक y है। तो ये मेरा क्वालिफाई करता है फंक्शन के लिए, जहां पे मैं ये कहता हूं कि भाई सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B के केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट x का y के दो एलिमेंट की इमेज आ रही है तो वो मेरे पास में फंक्शन नहीं होगा। तो मेरा फंक्शन के लिए मेरे को एवरी x के लिए एक यूनिक y होना कंपलसरी है, तभी वो मेरा फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, अगर मैं इमेज ऑफ एन एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैंने एक x बनाया फंक्शन यहाँ पे 1, 3, 5, और एक सेट मैंने बनाया y 2, 4, 6। एक सेट है x 1, 3, 5 और एक सेट है y 2, 4, 6। तो अभी आप देखिए कि जो मेरा सेट y होगा वो क्या होगा, इमेज ऑफ x होगा। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मैं उसे मैप कर रहा हूं किसके साथ में, y की वैल्यू 2 के साथ में। मतलब जो y है मेरा वो इमेज ऑफ x है। और अगर 3 को देखूं तो 4 के साथ इमेज बन रही है, 5 को देखूं तो 6 के साथ इमेज बन रही है। तो इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या हो गया मेरा, कि सेट x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरी y के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी 2 आ रही है, तो 1 की इमेज जो y के अंदर हो गई वो 2 हो गई, और 3 की इमेज जो y के अंदर हो गई वो 4 हो गई। तो इमेज ऑफ एन एलिमेंट मेरा हो गया y। ऑल y जो मेरे y होंगे वो क्या होंगे, इमेज ऑफ x होंगे। y क्या होंगे मेरे, इमेज ऑफ x होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। और यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हो रहा है, फंक्शन क्यों हो रहा है भाई, आप सोचो क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज कर दूं, अगर 1 की इमेज में 2 के साथ भी कर दूं और 1 की इमेज में 4 के साथ भी कर दूं, तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं एक के एलिमेंट के साथ में 2 भी कर दिया और 4 भी कर दिया, एक की इमेज में 2 भी कर दिया और 4 भी कर दिया, तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो एक एलिमेंट की मेरे पास में एक ही इमेज होनी चाहिए, और अगर एक ही इमेज होगी तभी वो फंक्शन होगा। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन के अंदर क्वालिफाई हो रहा है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि एवरी एक्स इज यूनिक वाई। इसको तो आप सर्किल कर लो और इसको आप कहीं पे लिख लेना, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन भी है और ये रूल भी है हर तरह के फंक्शन को चेक करने का। तो ये मेरा फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया। और अब मेरे 2 तरह के वेरिएबल भी स्टडी करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे ये वाला फंक्शन था मेरा, तो आप देखो x की जो वैल्यू है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये x अपने आप में कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन अगर मैं y की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे y की बात करूं, तो बेटा आप देखो कि y जो है, y की वैल्यू हमेशा x पे डिपेंड कर रही है। और इस केस में जो y की वैल्यू है मेरी वो x+1 है। आप ये देखो कि ये जो मेरे y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो x+1 आ रही है। अब आप देखो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। जब x आपने 3 रखा तो y आपने 4 रखा। x की वैल्यू जब 5 रखी तो y आपका 6 आया। तो यहाँ पे x तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि x कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जो मेरा y हुआ वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि जो y की वैल्यू है इज डिपेंडेंट ऑन x, इज डिपेंडेंट ऑन x। जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। तो बच्चों सब मेरे साथ में रिपीट करेंगे और रिवाइज करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A हैज ओनली वन इमेज इन सेट B। और x जो है मेरा एक एलिमेंट A का पार्ट है, y मेरा एलिमेंट B का पार्ट है। तो एवरी x के लिए मेरे पास क्या होगा, यूनिक y होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी x के लिए क्या होगा, यूनिक y होगा मेरे पास में। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x वाला एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y वाला है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y जो हो गया वो इमेज ऑफ x हो गया। ठीक है, चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लो, कॉपी में उतार लो इसे।
क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और इसी के ऊपर हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इसी रूल को लेके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, क्या है ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसी रूल को लेके अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स जो होगा वो मेरा डोमेन हो जाएगा, और सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट एक्स इन सेट वाई, मतलब कि एक्स के जो भी एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज बनी वाई के अंदर, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी रेंज हो जाएगी। ठीक है, सो डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट एक्स। सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन का पार्ट हो गया, और हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो इमेज बनी मेरे पास में दूसरे सेट में, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी रेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज करिए मेरा x की वैल्यू है 1, 2, 3, एक मेरा सेट x है, वैल्यू है 1, 2, 3, और दूसरा सेट y है जिसकी वैल्यू है 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ पे इनका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। देखो बच्चों, इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस डायग्राम को ना हम ट्री डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसको ट्री डायग्राम की फॉर्म में हम शो करते हैं। तो ट्री डायग्राम में क्या होता है कि एक तरफ में एक सेट लिखता हूं, दूसरी तरफ में दूसरा सेट लिखता हूं, और x को बेटा यहाँ पे ना इनपुट भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से इनपुट डाल रहे हैं, और y हमें क्या मिल रहा है, y हमें यहाँ पे बेटा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इनपुट डाला और आउटपुट मिल गया। अब x के जो एलिमेंट है मेरे पास, देखो बेटा 1, 2, 3 मेरे x के एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, x को बेटा मैं कह दूंगा डोमेन पार्ट। जो इनपुट में डाल रहा हूं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट x, देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा डोमेन हो गया। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो अब मेरे 1, 2, 3 की जो इमेज है वो है 3, 4, 5, तो मेरा जो रेंज हो गया वो यहाँ पे 3, 4, 5 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 को इनपुट डाला और मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, 3, 4, 5। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट एक्स इन सेट वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरा रेंज कहलाएगा। तो डोमेन मेरा क्या हो गया इस केस में, डोमेन मेरा इस केस में हो गया 1, 2, 3, और रेंज इस केस में मेरा क्या हो गया 3, 4, 5। तो इस तरह से मैं डोमेन और रेंज निकाल सकता हूं। कोई भी फंक्शन अगर मुझे दिया हुआ होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये फाइंड करूंगा कि उस फंक्शन में सेट एक्स के एलिमेंट क्या है, फिर उस फंक्शन में सेट वाई के एलिमेंट्स क्या है। एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी वो डोमेन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, साथ में रहना बेटा, नहीं जाना मत, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और आप देखना इसको। अगर मेरे पास में सेट एक्स है, सेट एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन हो जाएंगे, और उन एलिमेंट की जो इमेज बनेगी किसमें, दूसरे सेट में, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं डोमेन और रेंज को डिफाइन कर देता हूं। डोमेन हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स और रेंज हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको अपनी कॉपी में बना लो। अब हम इसके 2-3 एग्जाम्पल्स लेके इसे और क्लियर करेंगे कि ये हमारे पास में और कैसे होता है। तो इसको आप पहले नोट करिए, और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताता हूं कि हम और कैसे इसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने सपोज करिए कि एक फंक्शन बनाया y = x + 8। अब ये मेरा फंक्शन है y = x + 8। अब मुझे ये चेक करना है और ये फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन में मेरा डोमेन क्या होगा और इस फंक्शन में मेरा रेंज क्या होगा। मुझे दोनों चीजें निकालनी है, मुझे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था यार, अपनी कॉपी में देखो और रिवाइज करो क्या पढ़ा था। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स के जो भी एलिमेंट ले सकता हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी मेरी, वो डोमेन हो जाएंगी। और ऑल वैल्यूज ऑफ वाई जो मेरा निकल के आएगा, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम एक्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा रेंज हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इस केस में बात करूं y = x + 8, तो बेटा अब ये देखो कि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव में 0 भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 से लेके हम इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू में रखेंगे सॉल्यूशन आएगा। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो आप देखो इधर बेटा, अगर x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे 8 मिल रही है, और x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 9 मिल रही है। x की कोई भी वैल्यू रखूंगा भाई मुझे y तो मिल रही है। अब x की वैल्यू सपोज करो मैंने 10,000 रख दी तो मुझे y भी तो मिल गया।
10,008, तो मतलब मैं x की पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, और यहाँ पे बेटा मैं देखो x की नेगेटिव में भी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, -∞ से लेके -2 -1 0 तक, क्योंकि अगर मैं -10,000 भी इसकी वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास 992 आ जाएगा, और -1 रखूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। मतलब x जो है ये नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है और पॉजिटिव भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x मेरा रियल नंबर है। और रियल नंबर हमने देखो पहले भी पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं उन्हें मिला के हम कह देते हैं कि वो रियल नंबर्स होते हैं। तो डोमेन मेरे पास में यहाँ पे रियल नंबर है। और अगर मैं रेंज की बात करूं बेटा, तो देखो जो मेरा यहाँ पे रेंज है, रेंज भी तो y की वैल्यू भी तो कोई भी वैल्यू लेगा, y भी देखो y 8 भी ले रहा है, 9 भी ले रहा है, 10,008 भी ले रहा है, -992 भी ले रहा है, मतलब y भी मेरा यहाँ पे सारी वैल्यू ले रहा है। तो डोमेन भी मेरा x बिलोंग टू रियल नंबर है, और रेंज में मेरा जो fx है वो भी मेरा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मतलब मेरा डोमेन और रेंज दोनों मैंने यहाँ पे कैसे निकाले, आप बहुत अच्छे से देखना। डोमेन और रेंज मैंने कैसे निकाले, मैंने पहले फंक्शन लिखा, फिर मैंने टेबल बनाई। इसकी क्या बनाई मैंने बच्चों, मैंने इसकी टेबल बनाई, और टेबल में मैंने क्या किया, मैंने टेबल में पुट वैल्यूज की। क्या की, यार मेरे साथ रहो, कहीं जाओ मत आप। टेबल में मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज रखी, किसकी, x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू रखी, और मुझे पता चला कि सेट ऑफ ऑल x मेरा क्या हो जाएगा बेटा, वो डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे x तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सारी वैल्यू ले सकता है, तो वो मेरा यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर है। और अगर मैं y की बात करूं बेटा, तो y भी मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले सकता था, तो मेरे पास में रेंज भी मेरी यहाँ पे आ गई, fx की वैल्यू भी मेरी रियल नंबर है। ठीक है, तो जैसे बेटा मैं कह रहा हूँ कि इसको डिनोट करने का जो तरीका है, एक तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, और दूसरा मैंने जैसे डिनोट किया कि -∞ से आप +∞ भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से आप चाहो तो इसे प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जो x की वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू लेगा, और y भी -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू लेगा। देखो पहली बार आप लोग कर रहे हो सकता है आपको चीजें टफ लगे, बट अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का जो वीडियो है, जिसमें हमने फंक्शन के बेसिक के बारे में बात किया है और उसके साथ में डोमेन और रेंज के बारे में बात किया है, आपको हमारा वीडियो समझ में आया। आप बच्चों क्या करना, अपने घर में जो भी आपके पास बुक्स हो, आप उस बुक से पढ़ना। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। तो देखो बेटा, जो फंक्शन चैप्टर है किस किस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th और 12th में अगर आप हो, 10th 11th 12th आपके पास कोई सा भी आप पर्टिकुलर ईयर में हो, 11th और 12th वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर। क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हो तो 11th में अगर आप फंक्शन ढंग से समझ लेते हो तो इसके बाद में जो चैप्टर आएंगे लिमिट्स, उसके बाद में कंटिन्यूटी, उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव्स, तो वहां फंक्शन को समझना आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में अगर आप 12th में हो तो आपने नॉर्मल अगर फंक्शंस कर लिए तो 12th के चैप्टर्स हैं, जैसे स्टार्ट होते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, उसके बाद में हमारे पास में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, प्लस उसके बाद में इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन तो आता ही है। तो ये सारे चैप्टर्स का जो बेस है, जो कहते हैं ना जो बेसिक होता है, वो हमारा फंक्शंस होता है जो हम स्टडी कर रहे हैं। सो आई होप आपको डोमेन, रेंज और नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो अभी तक समझ में आया। आप अच्छे से इसको रिवाइज करो, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को करना, फंक्शंस के क्वेश्चन को करना। अभी तक के जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछना, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फंक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।